प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो खैर आज हम शुरू करेंगे अपने पोर्शन में, हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि पुरानी वीडियोस में आप मॉडर्न हिस्ट्री के दो टॉपिक्स को आप आराम से समझ चुके हैं। हमने चर्चा की थी यूरोपियों के भारत आगमन पर, जिसमें हमने पुर्तगालियों का आगमन देख लिया था, और हम बात कर चुके थे डचेस पर। पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे। और डचेस की बात करेंगे तो डचेस आपके जो है, अगर मैं कहना चाहूँ तो आपके नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो आपने ये सारी बातें देखी थी। आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिशर्स के बारे में। तो जो ब्रिटिश रहे भारत में वो सन 1600 से सन 1947 तक रहे, ठीक, जब 1947 तक रहे। लेकिन इस वीडियो में हम 1947 तक का जिक्र नहीं करेंगे, हम यहाँ सन 1600 से, और हम बात करेंगे केवल और केवल 1764 तक, बक्सर के युद्ध तक या इलाहाबाद की संधि 1765 तक की बात करेंगे। अगला पोर्शन हम तब देखेंगे, तब हम आपका इस इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे यूरोपियों के भारत आगमन में। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा भारत में ब्रिटिशर्स या फिर आपका अंग्रेज। तो चलो देखते हैं। तो कहानी क्या हुई कि कहानी ये आपकी हुई कि भारत में इससे पहले यूरोप की दो शक्तियां व्यापार कर रही थी, जिनमें आपके डचेस हुआ करते थे और आपके पुर्तगाली हुआ करते थे। ये बात जब आपका ब्रिटिशर्स को पता लगी, ब्रिटिश देश के निवासियों को पता लगी, तो उन्होंने मन में भी एक इच्छा जागी कि हम भी भारत से व्यापार करें और मुनाफा कमाएं। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, जो कि 1558 से 1603 तक रहीं। तो कहानी शुरू होती है महारानी एलिजाबेथ से। महारानी एलिजाबेथ। अब इन महारानी एलिजाबेथ का जो कार्यकाल था वो लगभग अगर आप भारत में बात करोगे तो भारत में जिस समय अकबर रहा उसी समय लगभग महारानी एलिजाबेथ थी, जो कि 1558 से 1603 तक रही हैं। 1558 से 1603 तक। अकबर की बात करोगे तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक है। 2 साल पहले महारानी से और 2 साल बाद तक। तो अब हुआ क्या, जब ये बात पता लगी तो महारानी एलिजाबेथ ने अब सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा जिसका आपका नाम था जेम्स ड्रेक, और जेम्स ड्रेक को 1580 में भेजा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1580 में जेम्स ड्रेक को भारत भेजा कि भाई अब जाओ और भारत से व्यापार की बात करो। जेम्स ड्रेक को भारत भेजा। अब ये व्यक्ति जो था ये भारत आने वाले रास्ते पर हुआ और सबसे पहली बाधा पर ही ये भी अटक गया, और ये आपका पहुंच गया केप ऑफ गुड होप पर। तो ये आपका रास्ता भटक के आपका पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप। और ये आपकी क्या है, ये आप पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में शायद चर्चा हम ना करें तो बेहतर है। इसको उत्तम आशा अंतरीप या आशा अंतरीप कहा जाता है, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक जी, चलिए खैर ये आपका यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी कहानी खत्म हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद महारानी ने दूसरे व्यक्ति को भेजा जिसका आपका नाम था 1591 में आपका लॉस कॉस्टर। तो 1591 में महारानी द्वारा फिर अगला व्यक्ति भेजा गया जिसका आपका नाम था लॉस कॉस्टर। अब इस लॉस कॉस्टर को भेजा गया तो इसके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई, और ये यहाँ तो नहीं आया, लेकिन ये आपका इंडिया की जगह आपका पहुँच गया इंडोनेशिया, क्योंकि डचेस इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे। आपको ध्यान होगा इंडोनेशिया से भी मसालों का व्यापार होता था। कहानी अभी तक वही है कि अभी तक आपका भारत कोई आ ही नहीं पा रहा। तो अब ऐसी कंडीशन में अगली कहानी शुरू होती है, और भारत में आने वाला पहला अंग्रेज आपका बनता है जॉन मिल्डन, जो कि 1599 में आपका आया। तो फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है 1599 में। अब 1599 में आपका आया जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। तो आपसे पूछा जाएगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आप ऐसी स्थिति में आप इसका उत्तर लगाएंगे आपका जॉन मिल्डन हॉल था। लेकिन कोशिश करने वाला आपका कौन था, जेम्स ड्रेक था। अच्छा, ये सारी की सारी कहानियाँ किसके समय में हो रही हैं आपकी, तो अगर बात करोगे भारत में तो भारत में आपकी कहानी हो रही है अकबर के समय में। अकबर के समय में आया है, लेकिन ये अकबर के दरबार तक नहीं पहुंचा। ये भी आपका सवाल अलग है, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला अलग है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो खैर जॉन मिल्डन हॉल आपका भारत आया और आपका 1599 में आया। अब ये आया था तो एक अपना ग्रुप बना कर गया था, तो इसके ग्रुप का आपका नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। तो ध्यान रखेंगे इसका जो ग्रुप था उसका आपका नाम था मर्चेंट एडवेंचर
ग्रुप। तो ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप एक था, उसके साथ आपका ये आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉन मिल्टन हॉल जिस ग्रुप में आया था, तो जॉन मिल्टन हॉल के ग्रुप का आपका नाम था जो है मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। दूसरी बात है, इस ग्रुप का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड मेयर हुआ करता था, ये भी ध्यान रखेंगे। इस ग्रुप का जो आपका अध्यक्ष था लॉर्ड मेयर। पर यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी सी कहानी है कि पुर्तगाली और डचेस व्यापार कर रहे हैं भारत में, साथ में अंग्रेजों को भी लगी है, ब्रिटिशर्स को लगी कि भाई हमको भी व्यापार करना है। तो उस समय वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ थी। महारानी एलिजाबेथ सबसे पहले आपका भेजती है जेम्स ड्रेक को, उसके बाद जो आपका आपका पहुँच जाता है, अगर बात करना चाहें हम तो केप ऑफ गुड होप पर। उसके बाद आपका भेज दिया जाता है लॉस कॉस्टर को। लॉस कॉस्टर आपका इंडोनेशिया पहुँच जाता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है जॉन मिल्टन हॉल, जो कि आपका पहुँचता है भारत में। और जॉन मिल्टन हॉल के ग्रुप का आपका नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, और उसका जो अध्यक्ष था उस पूरे ग्रुप का, इस ग्रुप का अध्यक्ष का आपका नाम था लॉर्ड मेयर। अब इस समूह ने क्या था, इस समूह का मतलब का जो है मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप ने, तो इस समूह ने महारानी से व्यापारिक अनुमति मांगी कि हमको व्यापार करना है और आप हमको एक परमिशन दे दीजिए, रिटर्न में परमिशन। तो महारानी ने क्या किया, महारानी ने 31 दिसंबर सन 1600 को, अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। तो मैं ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को खत्म कर देता हूं। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इस ग्रुप ने जो था, इस ग्रुप ने व्यापारिक अनुमति मांगी। व्यापारिक अनुमति मांगी, किससे मांगी भाई? जाहिर सी बात है महारानी से ही मांगी होगी। तो महारानी ने क्या किया, फिर महारानी ने आपका 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। तो ये आपकी हुई इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक, अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, ईस्ट इंडिया का इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा गया, इसका अच्छा इसका श्री नाम कुछ और, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी आप इसलिए था, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपका जो यूरोप है, यूरोप आपका पश्चिमी सभ्यता का देश माना जाता है और भारत आपका पूर्वी है। इसका मतलब हो कि जो ये यूरोप की कंपनी है कि ईस्ट में, पूर्व में जाकर के व्यापार करेंगी, इसलिए इन सभी कंपनियों को हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहा करते थे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये हुआ। अच्छा, अब ये समझेंगे तो महारानी ने क्या किया कि इनको सन 1600 में दे दिया अधिकार, लेकिन कितने वर्षों तक के लिए दिया, इसको लाइफ टाइम अधिकार दिया नहीं है। और ये आपका अधिकार जो था आपका 15 वर्षों तक के लिए आपका अधिकार दे दिया गया, 15 वर्षों तक। ये व्यापारिक एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब है कि केवल और केवल आप ही व्यापार कर सकते हैं, या केवल और केवल वो व्यक्ति व्यापार कर सकता है जिसके पास आपकी लिखित परमिशन है, किसी और को व्यापार करने की परमिशन नहीं है। ठीक, उसका आपका एक तरीके से कंप्लीटली होल्ड हो जाएगा। अब ये जो आपकी कंपनी थी, इस कंपनी में आपसे पूछा जाएगा इस कंपनी में आपके सदस्य कितने थे। इस कंपनी में शुरुआत में 217 सदस्य थे, और इसकी देखरेख के लिए एक आपका अध्यक्ष एक बनाया था, उसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें आप सदस्यों की संख्या याद रख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें आपके 217 सदस्य थे, 217 मेंबर्स थे। और साथ ही साथ इसके लिए बनाया गया था एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आपके कितने सदस्य हुआ करते थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में एक अध्यक्ष था और प्लस उसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूरे के पूरे व्यापार को संभाला करता था, पूरे के पूरे व्यापार को देखा कर सकता था। तो इस तरीके से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोबारा सुन सकते हैं आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुर्तगाली और डचेस व्यापार कर रहे हैं भारत में, तो महारानी एलिजाबेथ सबसे पहले आपका भेज देती है जेम्स ड्रेक को। उसके बाद आपका जो है लॉस कॉस्टर को भेजा जाता है, दोनों के दोनों असफल रहते हैं। इसके बाद आपका भेजा जाता है जॉन मिल्टन हॉल को। जॉन मिल्टन हॉल के साथ ही व्यापारिक अनुमति दी जाती है, और वहीं आपकी स्थापना हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1631 दिसंबर में, वर्ष के अंतिम दिन में। 15 वर्षों तक का व्यापारिक अधिकार मिलता है। कंपनी में 217 सदस्य थे, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, जिसमें आपके एक अध्यक्ष और 24 सदस्य थे जो अपने व्यापार को संभाला करते थे। फिर अगला अब ये था, अब ये जो आपका जॉन मिल्टन हॉल था ये अकबर के दरबार में नहीं पहुंचा। तो अगला सवाल आपसे यही बनेगा कि अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज या ब्रिटिशर्स कौन था। तो ध्यान रखेंगे रोल्फ फिंच अकबर के दरबार में आपका सबसे पहले पहुंचा था। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास है कि ये भी आ जाता है फैक्चुअल, अकबर के दरबार में
पहुंचने वाला पहला अंग्रेज या पहला ब्रिटिश, तो इसका नाम था रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में पहुंच रहा है। वो अकबर के समय था, अकबर के दरबार में नहीं जा पाया था। दोनों बातें शायद आप समझ रहे हैं और आपको कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। इसे रॉल्फ फिंच की एक क्वालिटी और है, इसने 1593 में, है ना, काफ़ी पहले आपका, इसने 1593 में एक कंपनी की स्थापना की थी। इसका आपका नाम था लिवेंट कंपनी। एक बार पूछा गया एग्जाम में कि लिवेंट कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो आप अलग से याद रख सकते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है ये, लेकिन मुझे अचानक से याद आ गया। तो लिवेंट कंपनी की स्थापना रॉल्फ फिंच ने ही की थी। और रॉल्फ फिंच की क्वालिटी क्या है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगली कहानी क्या है। आज से पूछा जाएगा कि आपका अब अच्छा ये जो दोनों अब ये जो चारों व्यक्ति थे, दोनों नहीं आपके चारों में आपके कौन कौन आपके हो गए। अगर मैं चारों की बात करना चाहूँ, चारों के नाम आपके सामने लिखे गए थे। जिसमें आप बात करेंगे तो आपका जेम्स ड्रेक हुआ करता था। जेम्स ड्रेक के अलावा आपका लॉस कॉस्टर था, जॉन मिल्डन हॉल था, और साथ ही साथ आपने जो है रॉल्फ फिंच था। तो चारों के चारों स्थल मार्ग से आए थे। अब आपसे पूछाएगा कि समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो उसका आपका नाम था कैप्टन हॉकिंस। और यहाँ से आपके सवाल अब अलग तरीके से बदलेंगे, जरा कहानी को समझेंगे। आपसे पूछाएगा समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज, समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश। अब जरा इस बात को समझिए, समुद्री मार्ग से आने वाला, तो नाम बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा सर, कैप्टन हॉकिंस था। चलिए मैं नाम लिख देता हूं, कैप्टन हॉकिंस। अब इस कैप्टन हॉकिंस को पढ़ने से पहले जरा एक छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड में इस समय आपका कौन चल रहा है, महारानी एलिजाबेथ। अब महारानी एलिजाबेथ आपकी 1603 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आपका जो व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति बैठेगा गद्दी पर, वो था आपका जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड का राजा। अब जेम्स प्रथम गद्दी पर है, तो ध्यान रखेंगे कैप्टन हॉकिंस को महारानी एलिजाबेथ नहीं भेज रही, बल्कि उसको कौन भेज रहा है, आपका जेम्स फर्स्ट। दूसरी बात, जब ये भारत में आपका आएगा, अब इसके भारत में आने पर ही आपका 1608 में आया था। मैं इसका अगर आपसे सन की डिस्कस कर लेता हूँ, आपका 1608 हाँ जी, तो 1603 में यहाँ से सत्ता गायब होगी। अब दूसरी बात है, भारत में इस समय कौन है, इस समय भारत में अकबर नहीं है। अकबर की मृत्यु आपकी 1605 में हो जाती है, 25 अगस्त 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के बाद आपका शासक बनेगा जहांगीर। तो इस समय मुगल बादशाह या भारत पर जो आपकी शख्सियत है, वो आपका कौन बैठा है, जहांगीर बैठा है। तो ये जहांगीर के दरबार में आएगा, ना कि अकबर के दरबार में, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो कैप्टन हॉकिंस आया। दूसरी बात है, कैप्टन हॉकिंस के साथ ये आपका किसका पत्र लेकर गया था, इस पर जेम्स फर्स्ट के पत्र से आया था, ये जेम्स प्रथम के पत्र द्वारा, इसे अनुमति जेम्स प्रथम ने दी थी। अभी जो पत्र था ये किसके लिए था, ये पत्र अकबर के नाम का था। क्यों, क्योंकि इनको नहीं पता था कि भारत में भी सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। इस पत्र पर, ये भी ध्यान रखेंगे, अकबर का नाम था। इन्हें बाद में पता लगा अकबर की मृत्यु हो चुकी और गद्दी पर अकबर की जगह अकबर का पुत्र है, जिसका आपका नाम है जहांगीर। खैर, जहांगीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जहांगीर तो आपकी बहुत प्रसिद्ध शख्सियत है। चलिए खैर आगे बात करें। अब जो कैप्टन हॉकिंस आया, तो ये आपका समुद्री मार्ग से आया था। तो आपसे इसके जहाज का नाम पूछा जाएगा, तो इसके जहाज का आपका नाम था हेक्टर रेड ड्रैगन या फिर रेड हेक्टर ड्रैगन। तो इसका जहाज फिर लिख लेते हैं। चलो, इसके जहाज का आपका नाम था हेक्टर रेड ड्रैगन। इस जहाज से आया था। अच्छा, ये इंग्लिश और फारसी दो भाषाओं का बड़ा अच्छा ज्ञाता था। जब ये दो भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था, तो जहांगीर ने इसे दो उपाधियां दी थी। इसे कैप्टन खान की उपाधि भी दी थी, या फिर इंग्लिश खान भी कह सकते हैं आप। तो कैप्टन खान ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको दो उपाधियां दी गई, कैप्टन खान और इंग्लिश खान। कहानी मेरे हिसाब में आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरी बात है, इसको व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई और साथ साथ इसको 400 का मनसब दे दिया था। अभी मनसब क्या है, तो जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें मनसबदारी व्यवस्था है जो कि अकबर ने शुरू की थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो साथ ही साथ इसको 400 का मनसब भी दिया था, 400 का मनसब दिया।
लेकिन इसको व्यापार की अनुमति नहीं दी थी। तो ध्यान रखें, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये जहांगीर का अपना पर्सनल मामला है, हो सकता है इसलिए ना दी हो क्योंकि जेम्स फर्स्ट का जो प्रथम का जो लेटर था वो अकबर के नाम था, ना कि जहांगीर के नाम था। तो यहाँ तक आपकी बात होती है मुख्य बात। अब इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे? अब अंग्रेज जो है धीरे धीरे और आना शुरू करेंगे। फिर 3 साल बाद 1611 में एक आपका व्यक्ति आएगा जिसका आपका नाम है कैप्टन मिडल्टन। और कैप्टन मिडल्टन आएगा और आकर के सीधा का सीधा पुर्तगालियों से संघर्ष करेगा। तो बात करेंगे हम 1611 की। चलो जी देखते हैं। तो 1611 में जो कैप्टन मिडल्टन है वो आया भारत में और उसने कुछ नहीं किया। जो पुर्तगाली यहाँ जम रहे थे उन्होंने उनसे जो है पंगा ले लिया। लो जी, तो जब पंगा ले लिया तो पुर्तगालियों का चूंकि यहाँ व्यापार अच्छा चल रहा है, पुर्तगाली से बहुत पहले आए हैं, तो पुर्तगालियों को टेंशन हुई और एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है आपका स्वाली का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे 1511 में बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध होगा। अब ये किस किस के बीच में होगा? ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगाली है ना, और ब्रिटिश में भी आपका मैं लिख देता हूं आपका कैप्टन मिडल्टन। और वर्सेस पुर्तगाली। ठीक है जी, इनके बीच में युद्ध हुआ। जाहिर सी बात है पुर्तगाली इस समय आपके शक्तिशाली हैं। अभी अंग्रेजों का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में अंग्रेज इतने अधिक शक्तिशाली नहीं हैं कि वो सारी की सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ले। धीरे धीरे अंग्रेज आपके ऊपर पहुंचेंगे, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ पुर्तगालियों का, और यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि पुर्तगाली इस युद्ध में हार गए हैं और कैप्टन मिडल्टन आपका जीत गया है, लेकिन इसी के साथ आपका इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल धोखा ना खाएं, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। अभी सूरत की भी बात करेंगे, टेंशन ना लें आप। अब ये देखो, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित कर ली, लेकिन पुरानी वीडियो के आधार पर आप ये भी देख चुके होंगे मसूलीपट्टनम में तो आपका किसका व्यापार था? डचों का व्यापार था। डचों की पहली फैक्ट्री खुली थी, तो डचों के कारण आपकी ये बंद हो गई। हालांकि पहली फैक्ट्री तो आपकी यही थी, लेकिन आपकी बंद हो गई। और इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में जाकर के। तो आप कहानी को बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपकी कहानी किस किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर डचों से इनका फिर विवाद हुआ था, पुर्तगालियों से ऑलरेडी विवाद पहले से आपका होगा स्वाली के युद्ध में। यहाँ पर डचेस आपके हुआ करते थे। डचेस को किस बात की दिक्कत हुई? इस बात की दिक्कत हुई कि हम मसूलीपट्टनम में व्यापार कर रहे हैं, कोई अगर और शक्ति आएगी तो हमारा व्यापार आपका बट जाएगा। इस बात को लेकर के दोनों में विरोध हुआ, और चूंकि इस समय डच शक्तिशाली थे यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। फिर आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी, जो कि एग्जाम में आता है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1613 में सूरत में। आपसे पूछेगा अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर खोली? आप इस सवाल का आंसर सीधा सीधा सूरत लगाते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में सूरत नहीं रखता, वो मसूलीपट्टनम रखता है। तो इसका आंसर मसूलीपट्टनम भी हो सकता है, इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। या कई बार पूछेगा कि अंग्रेजों की पहली असफल फैक्ट्री कहां पर खुली थी? तो ये असफल ही है, चूंकि बंद होगी, तो आप इसके सामने असफल भी लिख सकते हैं। तो कई बार अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप उसको थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर की आदत होती है आपको कई मुद्दों पर फंसाना। अब 1613 में अंग्रेजों की आपकी सूरत में फैक्ट्री खुल गई, जो कि आपकी बड़ी प्रसिद्ध फैक्ट्री आपकी हुई। इसके अलावा 1625 में टॉमस रो मुनरो भारत आया था, और ये भी व्यापार नहीं, आपका जहांगीर के समय में आपका आया था, और जहांगीर ने इसको व्यापार की अनुमति दे दी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को मैं यहीं पर नोट कर देता हूं। चलो ऊपर ही नोट कर देते हैं। अब जहांगीर के दरबार में भी आपके दो हो गए, कैप्टन हॉकिंस जिसको व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक, और दूसरा आपका आया था टॉमस रो मुनरो 1625 में, टॉमस रो मुनरो, और इसको व्यापार की अनुमति दे दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जहांगीर का जो समय है आपका
1605 से 1627 तक है। तो अभी जहांगीर गद्दी पर बैठा है तो जहांगीर ने इसको अनुमति दे दी। ये भी सवाल आपका एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है। इसके अलावा बात करूँ आपका जो है अंग्रेजों ने फिर 1629 में अरमा गाँव में अपनी फैक्ट्री खोली है। चलो ये भी लिख लेते हैं भाई। 1629 में एक जगह आपकी पड़ती है अरमा गाँव में फैक्ट्री अपनी स्थापित कर दी। अब जो अंग्रेज़ हैं, अब अंग्रेज़ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार का प्रयोग करेंगे। ये साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाएंगे। अगर आप अंग्रेज़ों को देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने कोई नीति ऐसी नहीं छोड़ी तात्कालिक समय में जो कि प्रयोग की जा सकती हो और अंग्रेज़ों ने ना की हो। तो उनका क्या काम था, वो किसी भी तरीके से, चाहे उनको किसी को लालच देना पड़े, चाहे उनको वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे उनको अपने ही नियमों को तोड़ना पड़े, अंग्रेज सब करते थे। वो अलग चीज़ होती थी कि अंग्रेजों का जो आपका हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और यही सेम काम आपका अंग्रेजों के साथ हुआ करता था। इसी वजह से आज तक भी हम भारतीय इतने सीधे हैं, हम अंग्रेजों के चरित्र को समझ नहीं पा रहे। अंग्रेजों ने जो भी विकास किए भारत में, जैसे रेलवे का विकास किया, तो रेलवे का विकास हमें लगता है कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से किया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे का विकास उन्हीं स्टेशनों पर किया या रेलवे की लाइंस वहीं पर बिछाई गई जहां से अंग्रेजों का व्यापार हुआ करता था और वो सारी बंदरगाह तक ले जाया करते थे उनके माल को ढो करके। तो अंग्रेजों ने काम शिक्षा की, अंग्रेजों ने हमारे लिए, तो अंग्रेजों ने इंग्लिश मीडियम शिक्षा की देन, इंग्लिश मीडियम शिक्षा अंग्रेजों की देन है। लेकिन एक्चुअल में अंग्रेजों का मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य अंग्रेजों को अपनी कंपनी में कार्य कराने के लिए अपनी लैंग्वेज को जानने वाले कुछ व्यक्ति चाहिए थे सस्ते दामों पर। इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी नहीं कि वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स को लाएं और यहाँ पर आपका स्थापित कर दें पूरे भारत में। तो इसलिए उन्होंने भारत में अपने हिसाब से शिक्षा का स्थानांतरण किया या शिक्षा को प्रतिरोपित किया, प्रत्यारोपण कह सकते हैं। तो खैर ये ध्यान रखेंगे, इस बात पर कभी चर्चा बाद में करेंगे जबकि कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी। खैर इसके बाद 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा, एक कहानी आप सुनते रहे आपकी, 1632 में गोलकुंडा में अंग्रेजों ने 500 पैगोड़ा एक साल के लिए व्यापारिक कर लिया और वहाँ पर अनुमति ले ली गोलकुंडा में। साथ ही साथ फिर अंग्रेजों ने 1633 में 1633 में इन्होंने बालासोर और आपका हरिहरपुर में अपनी पहली फैक्ट्री भी खोल दी है। इसके बाद एक पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आता है कि 1639 में एक व्यक्ति था फ्रांसिस डे, जो कि आपका अंग्रेजों का ही अधिकारी था। उसने चंद्रगिरी का एक राजा था, उससे मद्रास को किराए पर लिया और यहाँ पर आपका सेंट डेविड जॉर्ज का किला बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट डेविड जॉर्ज का किला आपका कहाँ पर है। तो इस कहानी को मैं आपका लिख देता हूँ। 1639 में फ्रांसिस डे, नाम से फ्रांसिस ही मत समझ लेना इसको, ब्रिटिशर्स है ये। फ्रांसिस डे ने जो है आपका चंद्रनगर के राजा से मद्रास को किराए पर लिया, ठीक। और मद्रास को जब किराए पर लिया तो वहां पर उसने किला बनाया था अंग्रेजों का, जो आपका सेंट डेविड जॉर्ज का किला कहलाता है, या सेंट डेविड जॉर्ज फोर्ट की स्थापना हुई, ठीक जी। इसके बाद आगे जी, तो इसके बाद आपकी 1651 में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो हुबली में भी अंग्रेजों ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि ब्रिजमैन ने की थी। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं लिखने की कोई ऐसी जहमत नहीं उठा रहा मैं भी इस मामले में। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट वाक़या 1651 में ही होता है, जहाँ से आपके भारत का इतिहास आपके एक नए मोड़ पर आकर के अब खड़ा होगा। तो 1651 में आपका होता क्या है, एक व्यक्ति हुआ करता था अंग्रेजों के, आपका चिकित्सक था डॉक्टर गैब्रियन बॉटन, डॉक्टर गैब्रियन बॉटन। इंग्लिश नाम भी यही होगा, हिंदी नाम भी होगा, नाम है। तो इस डॉक्टर गैब्रियन बॉटन ने क्या किया, इसने ब्रिटिश राजवंश की एक महिला थी, जो है एक आपकी जो है मुगल राजवंश की महिला थी, तो एक राज महिला कह सकते हैं आप उसको, इसने राज महिला का उपचार किया। अब उपचार किया तो वो महिला सही हो गई,
ठीक। अब जब इसने उपचार किया, महिला सही होगी। अब चूंकि मुगल थे तो मुगलों को तो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से आक्रांता थे मुगल तो भारत में, तो उनका अपना तो कुछ था नहीं, उन्हें जो भी मिला उन्होंने उसे बांटा। तो जब ऐसी कंडीशन हुई, तो जब ये उपचार हुआ, सही हुई, तो आपका ये बंगाल की घटना है। तो बंगाल का उस समय जो सूबेदार हुआ करता था, उस समय आपका शाह शुजा था। तो इस शाह शुजा ने क्या, शाह शुजा उस समय बंगाल का सूबेदार है, तो इस शाह शुजा ने क्या किया, शाह शुजा ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में व्यापार की अनुमति दे दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनमें सशर्त व्यापार की अनुमति दे दी गई है आपकी 1651 में। केवल कितनी सी बात पर, इतनी सी बात पर कि उसके यहाँ की महिला का एक उपचार कर रहा है डॉक्टर गैब्रिएल बॉटन, भाई उसको पैसे भी दे दो तुम, खैर उसको तुम व्यापार की अनुमति दे रहे हो। तो यहाँ तक इतना हुआ। अच्छा, अब ये ध्यान रखें, ये जो व्यापार की अनुमति थी, इसमें शर्त क्या थी, शर्त इसमें थी कि जी आप हमें जो है 3000 रुपये वार्षिक दोगे, आप 3000 रुपये प्रति वर्ष दोगे, तो ये अनुमति दे दी। और जब और जो है अंग्रेज तो हर नीति अपनाते थे, तो अंग्रेजों ने और भी ज़्यादा इनकी खुशामदीद की। तो अब चूंकि तो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट नहीं कह सकते, मुगल बादशाह थे, और ये आपका सूबेदार था, तो कहानी तो वही है फिर, ये तो सब भारतीय था। तो इन्होंने क्या किया कि 1651 के बाद 5 साल बाद 1656 में जो व्यापार है, व्यापार को मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। व्यापार मुक्त करने का मतलब ये है, अब आप हमें टैक्स दें या ना दें, आपकी इच्छा है, आप कितना भी व्यापार करें। बस अंग्रेजों की यहाँ से धीरे धीरे अब आपकी लॉटरी लगनी शुरू हो रही है। खैर, ये तो बात आपकी 1651-1656 की हो गई। अब इसके 10 साल बाद 1661 में क्या होता है, बड़ी मज़े की बात होती है, अब आप भी हंसोगे। अब देखो क्या होता है। तो 1661 में जो ब्रिटिश राजा है जेम्स फर्स्ट, उसका पुत्र है चार्ल्स सेकंड। तो 1661 की कहानी, 1661 में क्या हुआ, एक लड़का हुआ चार्ल्स सेकंड। ये कौन है, चलो लिख देते हैं आपका, ये है ब्रिटिश राजकुमार। अब इस ब्रिटिश राजकुमार की शादी करानी है। चलो जी, इस ब्रिटिश राजकुमार की शादी हो रही है। अब इसकी शादी हो किससे रही है, इस बात को बड़े तरीके से ध्यान रखें। राजकुमारी कैथरीन है, तो कैथरीन से हो रही है। अब सर ये कैथरीन कौन है, ये आपकी है पुर्तगाली जो है राजकुमारी, ये पुर्तगाली राजकुमारी है। अब इस बात का यहाँ लेना देना क्या है, यहाँ लेना देना ये है कि भारत में भी ऑलरेडी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अब जब इनके जो है ब्रिटिश जो राजकुमार है ये चार्ल्स सेकंड है, और पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन, इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और 2 बड़े परिवारों के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो क्या हुआ कि जो पुर्तगालियों के कब्जे में बम्बई था, तो इन्होंने बम्बई को किसे दे दिया, इन्होंने चार्ल्स सेकंड को बम्बई गिफ्ट कर दिया एक तरीके से, या बम्बई का व्यापार दे दिया। उस समय मुंबई था, बम्बई था नाम, अब बम्बई का व्यापार दे दिया। अब मज़े की बात है, ब्रिटिश का लड़का, अंग्रेजों का लड़का, ठीक जी, लड़की पुर्तगाल की है, और दहेज में हमारा कौन जा रहा है बेचारा, दहेज में हमारी मुंबई का व्यापार जा रहा है। तो भारत तो बढ़िया तरीके से लुटा है। तो भारत के अगली शख्सियत क्या, अगली जो स्थिति क्या होती है, मुंबई का व्यापार दे दिया। अब चूंकि ये राजकुमार था, इसको व्यापार करना नहीं था, व्यापार तो ये कंपनी के द्वारा कराया करते थे, क्योंकि महारानी ने भी कंपनी के द्वारा कराया था, आपको ध्यान होगा। बाद में उस कंपनी का चार्ज किसके हाथ में चला गया था, आपका जेम्स के हाथ में चला गया था, जेम्स प्रथम के हाथ में। और चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने आपका 7 साल बाद, है ना, मतलब आपका 1668 में 10 पाउंड, केवल 10 पाउंड 1 साल के किराए पर बम्बई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लो जनाब, तो इसने क्या किया, इसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक प्रति वर्ष पर मुंबई किसको दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लो, और मुंबई का जो पहला गवर्नर बनाया, और मुंबई का पहला गवर्नर आपका जो है गोराल्ड ओंगियार को बना दिया गया। तो ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पहला गवर्नर आपका गेराल्ड या गोराल्ड ओंगियार।
आप कहानी समझ रहे हो? मुंबई कैसे लूटी आपकी? मुंबई ऐसे लूटी, मुंबई सबसे पहले किसके पास रही? पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों की लड़की की शादी या महारानी जो राजकुमारी की शादी ब्रिटिश राजकुमार से हो रही है, और इनको जो है मतलब पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई का व्यापार दे दिया किराए पर, और इसने किराए पर नहीं, आपका दहेज में दे दिया। और ये जो गिफ्ट था, इन्होंने इस गिफ्ट को 10 रुपये वार्षिक पाउंड पर, तो 10 रुपये वार्षिक पाउंड मेरा आइडिया में खैर उस वक्त भी इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, क्या बड़ा व्यापार एक दो, लेकिन खैर ये हुआ। चलो खैर इसके बाद क्या, तो इसके बाद एक छोटी सी कहानी और सुन लो। फिर 1668 में कंपनी की स्थापना, उसका नाम था न्यू इंडिया कंपनी, न्यू कंपनी, और उसके लगभग आपका जो है 30 साल बाद 1698 में कंपनी की स्थापना हुई, जनरल सोसाइटी कंपनी। फिर 1698 में एक और कंपनी की स्थापना हुई जिसका आपका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। अब ये 3 कंपनी आपकी होगी, न्यू कंपनी, इसके अलावा जनरल सोसाइटी कंपनी और इंग्लिश ट्रेंडिंग कंपनी इन द ईस्ट। इन तीनों कंपनियों को मिला दिया गया सन 1708 में, 1708 में इन तीनों को मिला दिया। इन तीनों को मिला करके कंपनी बनी, और जिस कंपनी का आपका नाम रखा गया था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट। अब कहानी क्या हुई, कहानी दोबारा समझ लिया मैंने क्या कहा, आप इसको लिख लेना, मैं केवल ओरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कहानी पता होनी चाहिए। कहानी आपकी होती है जब 1668 में आपको किराए पर जो है ये बम्बई दे दी जाती है, तो बम्बई को चलाने के लिए जो कंपनीज थी वो कौन कौन सी बनाएगी? 1668 में न्यू कंपनी बनी, इसके बाद 30 ईयर्स बाद 1698 में आपकी कंपनी बनी जनरल सोसाइटी कंपनी, और फिर 1698 में ही एक और कंपनी बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। और इन तीनों कंपनियों को सन 1708 में मिला दिया गया, और 1708 में मिला करके कंपनी बनाई गई जिसका आपका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट। और ये कंपनी बनी, और इस कंपनी का ही बाद में नाम करके 1833 में बना देगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है शुरुआत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सन 1600 में है। इसके बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी 3 कंपनियों का ग्रुप्स है जिसके बारे में आपको चर्चा की गई है। तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। खैर इसके बाद ध्यान रखें, इसके बाद आपका क्या हुआ, व्यक्ति था आपका शाइस्ता खां, आपने बड़ा नाम सुना होगा इतिहास में। इसने 1672 में 1672 में कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बिल्कुल भाई, उसने भी टैक्स फ्री किया था, तो उसके बाद उसने भी कर दिया, लेकिन इसके बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। अब अगली कहानी 1680 में क्या होती है, अब आएगा औरंगजेब, और औरंगजेब का जो है हस्तांतरण यहाँ पर आपका हस्तक्षेप आपका दिक्कत करेगा। क्या करेगा, तो 1680 में औरंगजेब महाराज को अब जरा ध्यान से देखेंगे। तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बारे में आपने सुना भी होगा, है ना। खैर चर्चा करेंगे जब हम मुगल बादशाहत पढ़ेंगे। तो औरंगजेब आपका लंबे समय तक शासक रहा है। सबसे लंबा शासन तो खैर शासनकाल अकबर का ही है, अकबर के बाद औरंगजेब का ही आता है अगर आप उसको टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो 1680 में औरंगजेब ने भी कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसने भी कंपनी को दे दिया है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड पॉलिसी, कि आपकी इच्छा है आप कहीं भी व्यापार करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा ही नहीं, आप संपूर्ण भारत में आराम से कर सकते हैं, और दे दी। लेकिन इसके लिए आपको केवल 2 काम करने हैं। आपको 1.5% तो जजिया देना होगा। जजिया एक धार्मिक कर है जो कि गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता है, और 2% आपको चुंगी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने केवल 2 टैक्स आपके डाल दिए कि 1.5% आप जजिया दो। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा है कि अंग्रेजों को कितना जजिया देना पड़ता था, 1.5%, और 2% इनके पास आपका इनको के ऊपर आपका लगा देगा चुंगी कर। ठीक है, तो ये 2 टैक्स आपके लगा दिए गए। लेकिन अंग्रेज तो चूंकि बहुत हरामी थे, तो अंग्रेजों ने अगले साल आपका 6 साल बाद क्या किया, 1686 में हुगली में अंग्रेजों ने लूटपाट की। लूटपाट करते तो सही थे, साथ में जो मक्का जाने वाले यात्री थे इनके साथ लूटपाट की। यात्रियों के साथ।
लूटपाट किसके साथ की? मक्का जाने वाले यात्रियों के साथ। अब औरंगजेब जिस तरीके से धार्मिक कट्टर शासक था और साथ ही साथ एक कंपनी जिसको औरंगजेब पाल रहा है अपने टुकड़ों पर, और वही कंपनी जो है मुस्लिमों पर या औरंगजेब के अनुयायियों पर, औरंगजेब के धार्मिक जो है धर्म के व्यक्तियों को मक्का जैसी पवित्र यात्रा करने से रोकती है, तो तुरंत औरंगजेब का माथा ठनका और औरंगजेब ने युद्ध किया और युद्ध करके इनको जनाब किसको हरा दिया। तो अब क्या हुआ? अब अंग्रेज वर्सेस औरंगजेब में एक आपका युद्ध हुआ है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे, वर्सेस औरंगजेब। जाहिर सी बात है कौन जीतेगा औरंगजेब के सामने? औरंगजेब ही जीतेगा, अंग्रेज तो जीतने नहीं। अंग्रेज हार करके अंग्रेज आपके क्या हो गए जनाब? भाग गए। लो जी, अंग्रेज भाग गए। अंग्रेजों ने एक बार यहाँ भी आपकी छोड़ दिया था, है ना, और भाग करके आपके जो है ये एक आपका आइलैंड पड़ता है, उसका नाम है फीवर आइलैंड। फीवर आइलैंड पर चले गए। अब इन्हें बुखार आ गया, बस इसलिए इसका नाम रख दिया फीवर आइलैंड। खैर मजाक वाली बात है, नॉर्मल है, सीरियस हुआ। तो फीवर आइलैंड पर आपके ये लोग चले गए। खैर इतना सही था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय आपका कहाँ पर था? सूरत में था। लेकिन अब ये जब इतनी घटनाएं हो गई तो बड़ी दिक्कत हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले ही साल 1687 में अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई ले आई। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है 1687 में वो आपका सूरत नहीं रहा, बल्कि सूरत से आपका कहाँ पर आ गया? बम्बई आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा का सारा जो काम धंधा है आपका कहाँ से देखती है? बम्बई से। बम्बई के आने के दो रीजन थे, एक रीजन तो आपका यही रहा आपका युद्ध वाला, और एक रीजन आपका था कि बम्बई में ही बम्बई के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 कंपनियों का ग्रुप बनाया गया था। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था 1668 में, 1698 में और 1708 में क्या हुआ था। खैर इसके बाद एक व्यक्ति था जॉब चार्नोक, इसने आपका जो है कलकत्ता में एक अपनी कोठी स्थानांतरित की थी। कलकत्ता में एक जगह पड़ती है सूतानाती, तो सूतानाती में जॉब चार्नोक ने, नाम लिख देता हूँ आपका, आप इसको नोट कर सकते हैं, जरूरी पॉइंट तो खैर नहीं है। जॉब चार्नोक कलकत्ता में एक जगह पड़ती है सूतानाती। इसने यहाँ पर एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी जो कि कलकत्ता में है, सूतानाती, ठीक है, और सन 1690 में की थी। इसके बाद 1697 में जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1697 में। चलो ये लिख देते हैं, कलकत्ता की स्थापना हो रही है। वहाँ पर एक आपका किला बनाया जा रहा है फोर्ट विलियम, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। तो 1697 में कलकत्ता, और कलकत्ता में एक आपका किला बनाया गया फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला, विलियम का किला, ठीक है। ये आप हिंदी में भी पढ़ेंगे, इस फोर्ट विलियम। वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो इसकी बात करेंगे जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी, या फिर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे योगदान रहा ब्रिटिशर्स का हिंदी के लिए। चलो खैर आगे बात करेंगे। तो फोर्ट विलियम बनाया गया। इस फोर्ट विलियम का आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि जो फोर्ट विलियम था इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर इसका अध्यक्ष बना था। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक जी। चलो ये अपनी कहानी होगी। अब कहानी इसके बाद और भी ज़्यादा मज़ेदार है। अब यहाँ पर आपका डाउनफॉल्स ऑफ मुगल हो गया, मुगलों का पतन शुरू हुआ। मुगलों का पतन जब आपका शुरू हुआ तो ऐसी कंडीशन में मुगलों के एकदम से बहुत सारे बादशाह आपके बदलते चले गए। भाई अगर आप बात करोगे तो आपका कैसे कैसे बदले, चलो अब जरा बात करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक व्यक्ति को यहाँ पर ले लूँगा। तो मुगलों में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, जब आपका उत्तर मुगल काल आपका चलता है, उत्तर मुगल काल में एक व्यक्ति आता है जिसका आपका नाम था फर्रुखशियर, है ना। अच्छा, फर्रुखशियर से पहले अगर मैं अजीमुस्सान की बात करूं तो 1698 में उसने भी कुछ खेल दिया था आपका। जो अजीमुस्सान ने आपका जो है गोविंदपुर और सूतानाती वगैरह ये भी अंग्रेज़ों को दे दिए थे। लेकिन इसके बाद जो मेन आपका पॉइंट है वो आपका आता है फर्रुखशियर से। तो फर्रुखशियर आपका क्या करता है, इसकी कहानी बड़े ध्यान से समझेंगे तो ये बात है आपकी लगभग 1715 की, 1715 1715 में फर्रुखशियर का दरबार फर्रुखशियर के दरबार में एक आपका दूत मंडल आता है ना, राजदूत आते हैं, आपके एम्बेसडर आते हैं। और दूत मंडल में 4 लोग थे, जरा इन अब ध्यान से समझना, इसमें आपके 4 लोग थे। 4 लोग कौन कौन थे? जॉन सरमन था,
दूसरा अगर मैं बात करना चाहूँ आपका एडवर्ड स्टीफंस था। इससे पहले मैं विलियम हैमिल्टन लिख देता हूँ, विलियम हैमिल्टन था, हैमिल्टन। तीसरा एडवर्ड स्टीफंस था, एडवर्ड स्टीफंस। और एक आपका था ख्वाजा सेहूर्द, ये दुभाषिया था इनका, है ना, मतलब गाइड कह सकते हैं एक तरीके से। अब ये इनमें जो था, जो आपका जॉन सरमन था, ये इस ग्रुप का आपका अध्यक्ष हुआ करता था। विलियम हैमिल्टन डॉक्टर था और ये एक आपका जो है बाइलैंग्वेज था, आपका दुभाषीय था। तो इसके बारे में विलियम हैमिल्टन को ही आप ध्यान रखेंगे। विलियम हैमिल्टन ये आपका था आपका डॉक्टर था, तो जनाब हो गए डॉक्टर साहब। अब देखो एक डॉक्टर की कहानी तो थोड़ी देर पहले पढ़ी है ना, तो वो कहानी आपकी क्या थी, वो 1651 में जो गैब्रियल बॉटन था उसने इलाज कर दिया था, तो उसे बंगाल बिहार उड़ीसा का में एक व्यापार का अधिकार दे दिया गया था 3000 रुपये वार्षिक कर पर। एक कहानी यहाँ पर भी आपकी लगभग ऐसी है। अब ये जो था विलियम हैमिल्टन आया किसके दरबार में, फरुखशेर। अब फरुखशेर की जांग पर एक फोड़ा हुआ करता था जनाब। अब इसने इस फोड़े का इलाज कर दिया हैमिल्टन ने, और इलाज भी कैसे किया, पेट्रोलियम जेली लगाई, पेट्रोलियम जेली से इसे सही कर दिया, पेट्रोलियम जेली से इसका इलाज किया। अब ये फोड़ा सही हो गया देखते देखते। तो बादशाह सलामत तो बहुत खुश हुए। बादशाह सलामत कौन, हमारे फरुखशेर महाराज। अब फरुखशेर जब बहुत खुश हुआ तो फरुखशेर खुश होकर के क्या करेंगे, जागीर बांटेंगे। तो इसने सन 1717 में डबल 17 में अंग्रेजों के लिए जारी किया फरमान, जिसे कहा जाता है आपका शाही फरमान, या फिर अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश या अधिकार पत्र। तो ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा आपका हुआ, इस 1717 में जारी हुआ। इस शाही फरमान में 3 बातें मुख्यतः की गई हैं। उन 3 बातों को चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 3000 रुपये वार्षिक पर आप जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हो अपना दोबारा से, क्योंकि जो जैसे आपके शासक बदलते थे तो पुराने शासक का जो आपका अधिकार पत्र है वो खत्म हो जाता था। दोबारा किसने दे दिया, फरुखशेर ने। दूसरी बात फरुखशेर ने क्या की कि 10,000 रुपये और दो आप मुझे वार्षिक कर, और आप क्या कर दो ना, आप सूरत में व्यापार शुरू कर दो। अब सूरत और बंगाल, अब देखो दोनों कहानी समझ में आ गई आपको। तीसरी बात आपकी क्या की, तीसरी बात बहुत ज़रूरी थी। इस समय अंग्रेज आपके कहाँ पर थे, मुंबई में। देखो अंग्रेजों के लिए 3 चीज़ें ज़्यादा जरूरी है, बंगाल, सूरत और आपका मुंबई। सूरत मुंबई क्यों, क्योंकि पहले इनका फैक्ट्री का जो मुख्यालय था सूरत में था, बाद में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था इन्होंने, बम्बई में, है ना। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले 1687 में। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो आपके बम्बई में तुम्हारे सिक्के छप रहे हैं, बम्बई में अंग्रेज जो अपने टकसाल में अपने सिक्के छाप रहे हैं, उन सिक्कों को मुगल बादशाहत में आप क्या कर सकते हैं, मुगलों के क्षेत्र में उनको मान्यता प्राप्त की जाएगी। मतलब अब अंग्रेजों ने साथ साथ यहाँ पर अपने हिस्सा आधा अपने जो है हक में आर्थिक अधिकारों की भी बात की, और यहाँ पर आपका एक तरीके से आपका चौक हो गया भारत, अब पूरे तरीके से आपको घेर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। इसके बाद की कहानी पर जरा चर्चा करते हैं। तो फिर इसके बाद की कहानी क्या होती है, खैर यहाँ तक कहानी चलती रही, फरुखशेर हो गया। इस समय बंगाल में एक नवाब हुआ करता था, उसका नाम था अलीवर्दी खां। तो ये सवाल भी आपका बड़ा ज़रूरी हो जाता है अंग्रेज़ों के हिसाब से कि इस अलीवर्दी खां ने क्या किया। अलीवर्दी खां इसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। और इसने ये कहा कि जो अंग्रेज हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, कि अगर तुम इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देते रहेंगे, तुम्हें फ़ायदा करते रहेंगे, और अगर तुम इन्हें छेड़ोगे तो छेड़ने पर तुम्हें सब काट करके खा जाएंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का जो एक प्रसिद्ध नवाब आया, जिसका आपने सबने नाम सुना होगा, नवाब सिराजुद्दौला। तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस समय फोर्ट विलियम की इस समय अंग्रेजों ने क्या था, फोर्ट विलियम की किलेबंदी की इसी समय। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम जो था इनका, या विलियम का किला, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की। दो जनाब इसकी किलेबंदी की।
अब जब ये किलेबंदी की, इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई कि मुझसे बिना पूछे अंग्रेजों ने ये सब आपका कैसे किया। सिराजुद्दौला इस बात से आपका, इनसे अंग्रेजों से क्या हो गया, खफा हो गया। जब अंग्रेजों से खफा हो गया तो इसने अंग्रेजों के से आपका संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। तो बस इसी बात पर होकर के सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 में कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। तो सिराजुद्दौला ने अब क्या किया, सिराजुद्दौला ने 2 काम किए। सिराजुद्दौला इसने 2 काम किए। 4 जून 1756 में इसने सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। बंगाल की एक आपकी जगह है ये, कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, ये लो। और साथ ही साथ इसके अलावा 20 जून 1756 में इसने अधिकार कर लिया फोर्ट विलियम पर, जो कि अंग्रेजों का एक तरीके से हार्ट था, उनका दिल था। अब ये जब अधिकार कर लिए गए अंग्रेजों पर, आपके जो है फोर्ट विलियम पर, कासिम बाजार पर, तो ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसी बात से चिढ़कर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसने खासकर से इस बात से चिढ़कर के, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका आपका नाम था हॉलवेल। तो हॉलवेल ने एक मनगढ़ंत घटना बनाई, इसको कहा जाता आपका कालकोठरी की घटना, ने कालकोठरी की घटना बनाई। तो कालकोठरी की कहानी एक बनाई और उसने कहा कि जब नवाब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अधिकार कर रहा था, तो उसने उसी समय मतलब आपका 20 जून 1756 में, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हुआ कि कालकोठरी की घटना आपकी कब हुई, तो 20 जून 1756 में हुई कि इसने, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि एक 18 बाई 14 बाई 10 फीट की एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। और अगले दिन उन्हें खोला, पूरी रात बंद रखा, भीषण गर्मी थी और एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज रहे और ये दब करके मर गए। और इनमें से मात्र अगले दिन सुबह केवल और केवल 23 जीवित बचे। हालांकि ये घटना आपकी सच्ची नहीं है कि 23 व्यक्ति, 23 आपके जो अंग्रेज थे वही जीवित बचे। और इसलिए हमें जो है नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेना है, इसने हमारे इतने लोग मारे। तो बस ऐसी कंडीशन हो गई। अब अगर मैं कहना चाहूँ तो आपका जो है प्लासी का युद्ध की एक पृष्ठभूमि बन चुकी है और आपका युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो खैर इसके बाद ये आपकी थी हॉलवेल की घटना, या फिर आपकी हॉलवेल के द्वारा बनाई गई कालकोठरी की घटना। इसी के साथ क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों का एक बंगाल में गवर्नर बनकर के आया जिसका आपका नाम था लॉर्ड क्लाइव। बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसे पृष्ठभूमि निर्मित की जो है बना करके दे दी गई है, किसके द्वारा, हॉलवेल के द्वारा। और साथ में आपका आया लॉर्ड क्लाइव। अब इस लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, इसने लॉर्ड क्लाइव ने सबसे पहले एक व्यक्ति था मानिकचंद, इसने मानिकचंद को रिश्वत दी और मानिकचंद को रिश्वत देकर के इसने कलकत्ता को फिर अपने कब्जे में लिया। अब ये बंगाल के जो नवाब था उसकी सेंध लगाने पर तुलेगा पूरा। और साथ ही साथ ये किया, तो इसके बाद लॉर्ड क्लाइव आपका सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव से एक संधि होगी आपकी लॉर्ड क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसका आपका नाम है अलीनगर की संधि, जो कि आपकी 9 फरवरी 1757 में होगी। तो 9 फरवरी, ये घटना 2 जनवरी की है। 9 फरवरी 1757 में आपकी हुई अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि आपकी किस किस के बीच में होगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपका बंगाल का नवाब है। लो भैया, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में आपकी संधि हो गई। अब चलो, इसका मतलब ये हो कि ये बंगाल एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है कि अपने क्षेत्र में अंग्रेज आएंगे या क्लाइव काम करेगा और अपने क्षेत्र में नवाब सिराजुद्दौला करेगा। ना तो सिराजुद्दौला को अंग्रेज छेड़ेंगे, ना ही सिराजुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा छेड़ा जाएगा। मतलब कोई किसी के अधिकार क्षेत्र पर बात नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज तो चूंकि
कुत्ते की दुम थे, उन्हें तो टेढ़ा का टेढ़ा रहना था, तिरछा तो होना नहीं था, क्योंकि उनके सपने शुरुआत से पूरे भारत को अपने कब्जे में करने के थे। तो ऐसी कंडीशन को लेते अंग्रेजों ने क्या किया, अब अंग्रेजों ने आपका जो है फ्रांसीसियों के पास इस समय का आपका था जो है चंद्रनगर, तो उनसे चंद्रनगर छीन लिया मार्च 1757 में। तो हुआ क्या कहानी आपकी, मार्च 1757 में क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। और ये बात अब आपकी नवाब सिराजुद्दौला को बुरी लगी। बुरी क्या लगी, इसने कहा कि भाई तुमने अलीनगर की संधि की है। तो इस बात की घटना को लेकर क्लाइव ने कहा कि ये अलीनगर की जो संधि है, इस संधि का उल्लंघन तुमने किया। तुमने कहा था कि मैं कहीं पर भी कोई युद्ध नहीं करूंगा। बस इसी बात को लेकर के दोनों में आपकी ठन गई। और आपका अब ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल आवश्यक होगा कि अब युद्ध होगा, और आपका यहाँ पर युद्ध होगा 23 जून 1757 में, इतिहास प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब बात करेंगे प्लासी का युद्ध आपका क्या है, जो आपका इतनी चर्चा में रहता है। दो युद्ध आपके बड़े प्रसिद्ध हैं, प्लासी का युद्ध और आपका बक्सर का युद्ध। फिर आपका अवश्यंभावी हो गया 23 जून 1757, और इसमें आपका हुआ बैटल ऑफ प्लासी या फिर आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध में एक बड़ी सेना आपकी किसके पास है, भारतीयों के पास है, नवाब सिराजुद्दौला के पास है, और आपकी छोटी सेना आपकी किसके पास है, क्लाइव के पास है। तो आपका हुआ क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। अब अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेजों का बड़ा खतरनाक मामला था। अंग्रेज साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाना चाहते थे। तो सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम हुआ करता था मीर जाफर। मीर जाफर को क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया। ठीक है जी। इसके बाद इस सिराजुद्दौला का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका आपका नाम था राय दुर्लभ, जो कि आपका एक दीवान था इसका, राय दुर्लभ जो कि इसका दीवान था। साथ में एक आपका व्यक्ति हुआ करता था फतेह चंद, एक आपका सेठ था। चलो मैं लिख देता हूं, आपका सेठ फतेह चंद, दीवान राय दुर्लभ और सेनापति मीर जाफर। इन तीनों को क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया। अब ये एक्चुअल में तो किसके पास थे, सॉरी आपका जो दिखाने के लिए किसके पास थे, सिराजुद्दौला के पास। लेकिन ये जब युद्ध करेंगे तो किसके पास पहुंच जाएंगे, क्लाइव के पास। अच्छा, सिराजुद्दौला की सहायता किन दो व्यक्तियों ने की, एक व्यक्ति था आपका मीर मर्दान, दूसरे का आपका नाम था मोहन सिंह। मीर मर्दान इसकी तरफ से पूरा लड़ा और साथ में आपका व्यक्ति था मोहन सिंह। तो इस मोहन सिंह ने ही पूरे युद्ध का नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि ये दोनों आपके मर गए थे, इसकी भी मृत्यु हो गई, इसकी भी मृत्यु, और नवाब सिराजुद्दौला आपका यहाँ पर युद्ध हार गया था। तो ये आपका था बैटल ऑफ प्लासी। इस प्लासी का आपका युद्ध, इस प्लासी के युद्ध के बाद अब अगली कंडीशन, अगली स्थिति आपकी तैयार होगी बक्सर के युद्ध के लिए, उसके बारे में चर्चा। तो प्लासी के युद्ध के बाद हुआ क्या, 18 अगस्त 1757 को, या मतलब आपका 2 महीने बाद, लगभग 2-3 महीने बाद, अंग्रेजों ने अपनी एक टकसाल स्थापित और कर लिया आपकी कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे, मैं इस पॉइंट को नोट डाउन नहीं कर रहा। तो प्लासी के युद्ध के बाद आपकी 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में भी अपनी टकसाल स्थापित कर ली। इसके बाद एक स्थिति और होती है बंगाल में। आपका जब बंगाल पढ़ेंगे इसका देखो, ये आपका एक ऐसा ट्रांजेक्शन फेज है कि अगर आप पूरा बंगाल नहीं पढ़ते तो अंग्रेज समझ में नहीं आएंगे, अंग्रेज नहीं पढ़ते तो बंगाल समझ में नहीं आएंगे। तो कुछ पोर्शन आपको यहाँ क्लियर हो रहा है। जब आपको बंगाल पढ़ाया जाएगा तब आपको सारे एक एक पॉइंट्स जो आपके बचे हैं वो सब क्लियर आपके हो जाएंगे। घसीटी बेगम से लेकर के आपके सारे के सारे जितने भी पॉइंट होंगे सब क्लियर होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जितना आवश्यक है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 में आपका हुआ अब बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 और इसको कहा गया आपका बक्सर का युद्ध। अब इस बक्सर के युद्ध की भी कहानी समझो। एक्चुअल में हुआ क्या, जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर कासिम को। मीर कासिम भांप गया कि अंग्रेज भारत को लूटना चाहते हैं, तो उसने अंग्रेजों को पूरा टैक्स नहीं दिया। अंग्रेजों को इस बात का गुस्सा है तो अंग्रेजों ने दोबारा से नवाब बना दिया, अंग्रेजों ने नवाब बना दिया, सॉरी आपका
अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद, 1 मिनट के लिए माफ़ करेंगे, सिराजुद्दौला नवाब था, लेकिन सिराजुद्दौला जब युद्ध हार गया तो अंग्रेजों ने नवाब बनाया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को इसीलिए आपका लालच दिया गया था, मीर जाफ़र नवाब बना, लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेजों की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, तो उन्होंने नवाब बना दिया मीर कासिम को। अब जो मीर कासिम व्यक्ति ये हुआ करता था, इस मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम अंग्रेजों की चाल को भांप गया और ये समझ गया कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, तो इसने अंग्रेजों को कुछ अधिकार समाप्त करने शुरू कर दिए, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से उतारा, दोबारा से मीर जाफ़र को बना दिया। अब मीर कासिम गया और जा करके आपका हुआ क्या, अब मीर कासिम जो नवाब था, जब उसे गद्दी से उतार दिया तो मीर कासिम को अब अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम को लगा अब अंग्रेज मेरे साथ भी दिक्कत करेंगे, मुझे भी मार सकते हैं, तो मीर कासिम गया और जाकर के आपके अवध के नवाब जो आपका जो है शुजाउद्दौला के पास चला गया। शुजाउद्दौला कौन है जनाब, उस समय अवध का नवाब था, और उस शुजाउद्दौला के पास ही वहीं पर आपका जो है उस समय रह रहा था आपका शाह आलम सेकंड, वहीं पर था। और ये शाह आलम सेकंड कौन है, ये आपका मुगल बादशाह है, शाह आलम सेकंड। मैं लिख देता हूँ ये कौन कौन है। मीर कासिम बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब डर करके आपका चला गया किसके पास, ये भाग करके शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला कौन है, आपका अवध का नवाब है, और उस अवध के नवाब के पास उस समय आपका मुगल बादशाह था, और मुगल बादशाह आपका कौन सा था, उसका आपका नाम था शुजाउद्दौला, सॉरी शाह आलम सेकंड, ये आपका रहा मुगल बादशाह। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया, और इस समय अंग्रेजों का एक ही सेनापति है जिसका आपका नाम है हेक्टर मुनरो। लो जी, हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो वर्सेस इन तीनों की सेनाओं में युद्ध होगा, लेकिन इस बार अंग्रेज शक्तिशाली हो गए हैं और अंग्रेज फिर जीतेंगे, और ये तीनों की तीनों आपके फिर हार जाएंगे। और जब ये तीनों हार जाएंगे तो इस बार क्या होगा, मीर कासिम को मरवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ एक आपकी होगी इलाहाबाद की संधि। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से अंग्रेज अपना पूरे तरीके से भारत पर, एक तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। तो इसके बाद आपकी हुई है आपकी इलाहाबाद की संधि, उसको ध्यान से समझेंगे जरा। इलाहाबाद की संधि है क्या, एक्चुअल में इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, अगस्त 1765 में। ये एक्चुअल में 2 संधि मिलाकर के इलाहाबाद की संधि बनती हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूं आपके सामने इलाहाबाद की संधि। उस समय नाम तो इलाहाबाद ही था। इलाहाबाद की संधि आपकी कब कब हुई भाई, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, 2 संधियां हैं। 12 अगस्त 1765 1765, क्योंकि 1764 में आपका युद्ध हुआ, और साथ ही साथ आपका 16 अगस्त ऑफ 1765। भाई क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले 22 अक्टूबर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ है। तो ये संधि हुई, 2 संधियों को मिलाकर के आपकी बनी इलाहाबाद की संधि। तो को थोड़ी टेक्निकल संधि है इलाहाबाद की, जरा ध्यान से समझेंगे है क्या इलाहाबाद की संधि। इसको एक ट्रायंगल के तरीके से समझा जा सकता है, बहुत आसान है ऐसे समझना। ये मान लो सबसे शीर्ष में अंग्रेज हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को है। यहाँ पर मैं आपके मुगल बादशाह ले लेता हूँ, और ये हिस्सा मैं आपका छोड़ देता हूँ अवध के लिए। अब देखो कौन किसे क्या कह देगा, इस संधि को बड़े ध्यान से समझेंगे। अब चूंकि मुगलों के पास उस समय सारा भारत है, तो सारे के सारे अधिकार आपके देंगे मुगल। तो अंग्रेजों ने मुगलों से कहा जी तुम हमें क्या दो। अंग्रेज अब दे क्या रहे हैं मुगलों को, सॉरी मुगल अंग्रेजों को क्या दे रहे हैं, एरो यहाँ पर है। तो अंग्रेजों को क्या मिल रहा है मुगलों से, अंग्रेजों को मुगलों से मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानियां, वहां के दीवानी अधिकार मतलब व्यापारिक अधिकार। तो ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों ने मुगलों को क्या दिया, अंग्रेजों ने मुगलों को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी, जो कि बाद में खत्म भी हो गई थी। इसी के चक्कर में आपका राजा राम मोहन राय को भेजा गया था अकबर सेकंड के द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा। चलो खैर, तो ये तो आपका अंग्रेज और किसका संबंध हो गया, मुगलों का। अब मुगल और अवध के मध्य क्या हुआ, अवध चूंकि मुगलों के अंतर्गत आता था, ठीक, ऐसी कंडीशन में अवध को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। तो इलाहाबाद और जो कारा 2 जिले हुआ करते, इसको कड़ा कहा जाता है, वो आपके अवध को दिए गए। तो यहाँ पर आपका गया इलाहाबाद और कारा जिले।
कारा जिले, ये 2 जिले यहाँ पर चले गए। अब बात आई अवध और अंग्रेजों को क्या मिला, अब ये भी कहानी है। अब देखो अंग्रेजों ने अवध को कुछ नहीं दिया, अंग्रेजों ने केवल अवध से लिया है। क्या आपका लिया है, इस कहानी को भी समझो। उनसे आपका चुनारगढ़ का किला लिया, ये शेरशाह सूरी किले वाला फेमस है, बिहार में आपका है, बिहार बंगाल के आसपास चुनारगढ़ का किला। किससे अधिकार में ले लिया इन्होंने, आपका अवध से ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी युद्ध हुआ हमारा, युद्ध में हमारी क्षतिपूर्ति हुई तो तुम हमें 50 लाख रुपए हर्जाना दोगे, प्लस 50 लाख हर्जाना ले लिया इनसे। किनसे, अवध से। इतना होता तो ठीक था, क्योंकि अंग्रेज तो नंबर 1 के कमीने इंसान थे। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ये कहा अवध से कि हम तुम्हारे क्षेत्र में व्यापार भी करेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कर मुक्त व्यापार लिया। अब इस संधि में हर तरफ से फायदा केवल और केवल किसे हुआ, अंग्रेजों को हुआ। अंग्रेजों के पास से गया क्या, केवल 26 लाख रुपए, और कुछ नहीं गया। बाकी सारा मुगल और अवध फंस चुके हैं पूरे तरीके से। और इसके बाद जब इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त कर ली, दीवानी का मतलब वहाँ के पूरे अधिकार हो गए व्यापार के, अपनी मर्जी से अपने नियम बना सकते हैं। फिर अंग्रेजों ने अपना जो है प्रचंड जो है शोषण शुरू किया भारतीय जनता का। वो कैसे किया वो हम तब देखेंगे, तब हम पढ़ेंगे पूरे तरीके से अंग्रेजों को। खैर, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार हम अच्छे से टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और वीडियो को बार बार देखते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।